देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। इस वक्त पूरी दुनिया में जो तब्दीलियां आ रही हैं वो इतनी तेज हैं, इतनी रैपिड हैं, जिसके बारे में कुछ भी कहना, कुछ भी सुनना शायद कबल इस वक्त होगा। पाकिस्तान इन सारी तब्दीलियों में कहाँ आके खड़ा है, ये एक बड़ा आम सवाल है। गुज़श्ता चंद घंटों की बात की जाए तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी स्टोरीज डेवलप हुई हैं। ये एक तरीके से इशारा भी है कि इस वक्त एक नया जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो किस तरीके से तरतीब पा रहा है। पाकिस्तान में पहले हमने देखा कि चाइनीज़ इंजीनियर के ऊपर हमला होता है। 6 चाइनीज़ इंजीनियर जो पाकिस्तान में दासू डैम के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं उनको निशाना बनाया जाता है। साथ साथ रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया यूक्रेन के मामला एक इंतहाई ऐसी नहज पे जा पहुँचे हैं जहाँ पे अक्सर ये बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 का पेशखेमा हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो मामला चल रहे हैं और उसने पूरी दुनिया को जिस तरीके से अपनी गिरफ्त में ले रखा, यूनाइटेड नेशंस सलामती काउंसिल के इजलास में पहली मरतबा यूएसए ने इसराइल के हक में वीटो नहीं किया और ये एक बड़ी तब्दीली है। इन सारी तब्दीलियों में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, माशी तौर पर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, और हिंदुस्तान जो पाकिस्तान के साथ जहारियत का कोई मौका नहीं जाने दे रहा, वो पाकिस्तान के लिए क्या कुछ तैयारियां, अगर इसको बात करेंगे हमारे साथ ज्वाइन करें। हमारे साथ एक बड़े खूबसूरत पैनल है साफ़ी बरादरान का और तजिया निगार का। मैं तारुफ कराता चलूँ, जनाब मुकीम अहमद साहब हमें ज्वाइन करें लंदन से और सैयद रिजवान अली शाह साहब हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद पिंडी से। मुकीम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ज़रा ये पहले रशिया यूक्रेन की बात करते हैं। ये मामला एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि सुलझने जा रहा है, कहीं ना कहीं सेटल होती हुई सूरत हाल नज़र आ रही थी। फिर रशिया में एक अटैक होता है और फिर एक नई जंग का आगाज़ होने लगता है। ये कितना सीवियर है पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान इसमें क्या रोल देख रहा है अपना? जो दूसरी करारदाद पेश की गई सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें 15 में से 14 अरकान ने उसको मंजूर कर लिया, अमेरिका शामिल नहीं था। उसका नतीजा ये हुआ कि इसराइल उस पर खुश नहीं है। उसके एक वफद का दौरा था अमेरिका का, उन्होंने वो भी कैंसिल कर दिया। अब मसला ये है कि उस जंगबंदी के बावजूद भी कल रात इसराइल ने फिर फलस्तीन में और गजा के इलाके में दोबारा कार्रवाई शुरू की और फिर जो है दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, अपनी तरफ से जामे शहादत नोश करने पे मजबूर कर दिया। अब मसला ये हो रहा है कि वो जबरदस्त का ठेंगा सर पर, उसकी वजह से कि ना तो इसराइल के ऊपर कोई दबाव उस हिसाब का है कि जिसे वो वाकई दबाव समझता हो, या कोई चीज ऐसी हो कि जो उसको जंगबंदी पे मजबूर कर दे। अगर कोई चीज है दुनिया में इस वक्त तो वो सिर्फ अमेरिका का हाथ है। लेकिन ऐसा ये लग रहा है कि अमेरिका शायद अपने हिसाब से इसको आगे बढ़ा रहा है और वो अल्टीमेटली जो है इजराइल को फायदा। लेकिन मुकीम साहब, एक बात जो आप कह रहे हैं कि क्या ये तस्वुर किया जा सकता है कि इसराइल इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा से, नेटो अफवाज से ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा मुस्तहकम है, और ये जो करारदाद पास हुई है एक महज रस्मी कार्रवाई बनकर रह जाएगी, जैसे हम माजी में कश्मीर की करारदादें देखते रहें या दीगर करारदादें देखते रहें? अच्छा, आमतौर पर करारदादों की भी 2 कैटेगरीज हैं। अगर जनरल असेंबली की करारदाद हो वो वैसे ही होती है कि बस ज़बानी कलामी। सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद आमतौर पे बड़ी पावरफुल समझी जाती है, लेकिन इस दफा ये हुआ है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद भी जो है ना, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रही। उसकी वजह ये है अगेन कि ताकतवर है इसराइल, ये अपर हैंड उसे हासिल है, लेकिन फलस्तीन के साथ कोई ऐसी ताकत इस वक्त नहीं है कि जो उसका जोर, यानी उसका बाजू मरोड़ सके या रोक सके। मतलब अब करारदादों से क्या कोई जंग रुक जाएगी, किसी मिसाइल का रुख बदल जाएगा, कोई बम्बार तैयारा नीचे गिर जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। ये एक अखलाकी दबाव है। अच्छा, जहां तक आपने नेटो की बात की, वो नेटो ने अलग सींग फंसाया में, जहां जहां पे वो वहां भी जमीन पे आने की हिम्मत नहीं करते। अगर वो आते हैं तो उनकी शमूलियत टोकन के तौर पे होती है। तो अब जंग तो नेटो नहीं करेगा इसराइल के खिलाफ, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है। मैं रिजवान साहब आपको भी चाहूँगा इसके ऊपर आप ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये जो इसराइल वाला मसला है, फ़लस्तीन वाला मसला है, आमतौर पर तस्वुर तो ये होता है कि रमज़ान का महीना है, रोज़े हैं, जंगबंदी होनी चाहिए, मुस्लिम उम्मा में भी एक जज्बात होते हैं अपने उरूज पे।
लेकिन इस वक्त मुकम्मल खामोशी है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पास हो गई, लेकिन OIC का कोई इस पर इजलास ना हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद पास कर दी, लेकिन कोई मुस्लिम ममालिक की जानिब से इसके ऊपर कोई लबकुशाई नहीं हुई कि आखिर करारदाद के बावजूद वहाँ पर जुल्म सितम और बर्बरीत की दास्तानें क्यों रचाई जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुनीर साहब, बात यह है कि ये एक बेहिसी का आलम है। तमाम मुस्लिम ममालिक हैं उन, तो मैं ये समझता हूँ अरब ममालिक बेहिसी है कि उनको नजर आ रहा है, लेकिन वो अपने मुफादात, अपनी तजारत, अपनी इकोनॉमी की खातिर जो एक ताल्लुक रखे हुए हैं इसराइल से, और उन्होंने बिल्कुल फ़लस्तीनियों की तरफ से आंखें बंद कर ली हैं, वो बिल्कुल काबिल मजम्मत है। इसके अंदर मुझे कोई आर नहीं, मैं खुलकर यही बात कहूँगा कि ये मुसलमानों की एक बहुत बड़ी नाकामी है और एक बहुत बड़ी बेहिसी है कि वो ममालिक जो इस वक्त मुसलमानों के ममालिक के अंदर एक ताकत रखते थे, एक दर्जा रखते थे, या उनकी बात की कोई वैल्यू थी, उन्होंने फ़लस्तीन के मसले के ऊपर आंखें बंद कर ली। 38,000 से ज्यादा फ़लस्तीनी बेगुनाह वहां पर शहीद कर दिए गए, बल्कि ये कहना चाहिए कि उसके उस इलाके के अंदर इसराइल को फ्री हैंड दे दिया गया है कि वो उनको बिल्कुल उनका शिकार करे। जब वो चाह रहा है उनको शहीद कर रहा है, उनको वहां पर जिंदगी तंग कर दी है, उनकी खाने पीने का इसी की ऐसी अचीवमेंट है जो मुसलमानों के लिए कुछ हुआ हो, सिवाय इसके कि सारे जमा होते हैं, एक इजलास करते हैं, मजम्मत होती है और खत्म हो जाते हैं। लेकिन रिजवान भाई ये बताएं ना, रिजवान भाई कथा कलामी कर रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि आप जो कह रहे हैं कि सही है जमा होते हैं, इस बार तो ऐसा लगता है कोई जमा होने के लिए भी तैयार नहीं है। इस बार तो ऐसा लगता है कि अब हमने सोच लिया कि हो रहा है और एक होता चला है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, हम तो यूज हो चुके हैं सबके। ये यूज टू हम इस वजह से हो चुके हैं कि हमें जिस तरह का एक आपको पिक्चर दिखाई जाती है, एक चीज दिखाई जाती है, उसके अंदर ऐसे ही नजर आता है। तमाम मीडिया आपको पता है किसकी सपोर्ट में चल रहा है, तमाम मामला चल रहे हैं, इसके दर पर्दा आप जो देख रहे हैं ये खामोशी या बेसी, ये ऐसे नहीं है, ये बेसिकली अपनी इक्तसादियात के लिए अपनी। लेकिन रिजवान में कोई तो मुस्लिम मुल्क होता, कोई तो ऐसा मुल्क होता जहां से आवाज उठती। पहले हम देखते रहे माजी में, फिर सऊदी अरब से आवाज उठती थी, कतर से आवाज उठती थी, दीगर मुस्लिम ममालिक से आवाज उठती थी, पाकिस्तान से बड़ी मजबूत आवाज उठती थी। इस बार कहीं से वो आवाज उठ नहीं पा रही है, बहुत मध्यम सी आवाज अगर कहीं है भी तो। देखें, अगर आज ये अचानक उठती हुई नजर नहीं आ रही ना, तो ये खाली अचानक नहीं हुआ। आप इराक की वॉर से इसको देखना शुरू करें कि कैसे अमेरिका ने आस्ता आस्ता मुस्लिम ममालिक को एक दूसरे के खिलाफ ऐसे खड़ा किया, एक ऐसी महाजराई आपस में क्रिएट कर दी कि कतर सऊदी के साथ, सऊदीया के साथ नहीं है, सऊदी अरब के साथ, यमन नहीं है, उर्दन उसके अगेंस्ट है। मतलब वो तमाम ममालिक आपस में एक दूसरे के साथ ऐसी जाती और एक ऐसी सियासी चपकलेश में मुब्तला है जिसके एक प्लेटफॉर्म पे खड़े ही नहीं होते। मैं मुकीम साहब से हर रमजान में ये जी रमजान के अंदर होता है, यह रमजान में होता है और हर बार रमजान में बढ़ के किया जाता है। मुकीम साहब मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप भी जरूर ऐड कीजिएगा। ये हम देख रहे हैं ग्लोबली तब्दीलियां होती थी, पहले माजी में हमने देखा कि जी सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? मुकीम साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी देखें, अब वक्त का सर आ रही है। मैं आपका जवाब सवाल मैंने सुन लिया। गुजारिश ये है कि अब हर मुल्क जो है अपने जाती मफादात या मुल्की मफादात को देखकर आगे बढ़ रहा है। अभी हालिया एक रिपोर्ट आई है 2 दिन पहले कि वो जो जेट जहाजों का फ्यूल होता है जी, वो दुनिया के कुछ 2-3 ही ममालिक बना रहे हैं और वो सारे इस्लामी ममालिक हैं। इसराइल को सप्लाई बाकायदगी से जारी है। अब इसके बाद आपको क्या कहे आदमी कि वो मुस्लिम उम्मा वाली बात तो अब तो रही नहीं है। आप और मैं आपकी बात काट रहा हूं, OIC आप ये भी तो जिक्र करें लाजमी कि जो तुर्की तुर्की हम करते हैं, तो तुर्की की सबसे
बड़ी ट्रेड इसराइल के साथ। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि सबने अपनी कारोबारी मफादात लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये जो उम्मा वाला कॉन्सेप्ट था वो तकरीबन खत्म हो गया। अब आप उस चक्कर में तो मत रहे। लेकिन मुकीम भाई, ये तो हम ऐसा लग रहा है अपनी बारियों का इंतजार कर रहे हैं ना। ये तो ऐसा लग रहा है कि हम सब मुस्लिम ममालिक एक एक करके अपनी बारियों का इंतजार कर रहे हैं। आप देखें, अगर गुज़िश्ता 20 सालों में जो कुछ मुस्लिम ममालिक के साथ हुआ, आबादियां सिमटती चली गई, सरहदें सिमटती चली गई, ये सब कुछ हुआ मुस्लिम ममालिक में ही हुआ ना। ये कहीं और दुनिया में कहीं होता हुआ नजर नहीं आया। अगर इसके बरक्स आप इसराइल की बात करें, आप हिंदुस्तान की बात करें, उन्होंने अपनी सरहदों को इजाफा किया, उसमें तोसी की। कहीं वो कश्मीर पे काबिज हो जाते हैं, कहीं वो फ़लस्तीन पे काबिज हो जाते हैं। तो ये तो हमारी कमजोरी है, सीरियस कमजोरी है। जी मुकीम साहब। हमारी है जिसका दुश्मन मुल्क ने आगे बढ़ के कोई अमली कदम नहीं उठाया। उन्होंने कोई वो विल नहीं दिखाई कि जिससे हम ये कह सके कि हाँ जी वाकई वो जंगबंदी के लिए संजीदा है। तो ये सूरत हाल है, और इसको सामने रखते हुए अब हर मुल्क जो है वो अपने मुस्तकबिल की मंसूबों को बनाएगा या आगे बढ़ाएगा। कि जब आपको ये पता है कि अगर खुदा न खास्ता कल को कोई मुश्किल वक्त आया तो किसी ने हमारा साथ नहीं देना, कोई हमारी मदद को नहीं आएगा, और किसी पे हम तकिया नहीं कर सकते, तो आपकी स्ट्रेटेजी है वो फिर कंप्लीटली डिफरेंट होगी। अब या तो है कि वो यही कह सकते हैं कि जिसे नाने जमी बख्शी है तूने, उसे बाजुए हैदर भी अता कर। ये बिल्कुल सही कहा शाह साहब। ये पाकिस्तान के लिए इसमें क्या सबक है? क्योंकि इस वक्त अगर हम अपनी बात करें रिजवान साहब, कि हम माशी तौर पे कमज़ोर हैं, हम पॉलिटिकली कमज़ोर हैं, इस वक्त हमारे इदारों के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तान कहाँ खड़ा इस सब में? क्योंकि ये बहुत अहम मामला है। इसके बाद रशिया यूक्रेन का भी एक मामला है जो कि इस वक्त इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसको बारे में शायद कोई दुनिया में तसव्वुर नहीं कर रहा कि आखिर होने क्या जा रहा है। देखें, इस वक्त हर मुल्क इतने बुरे तरीके से अपने माशी हालात में और अपनी सियासी हालात में इतने बुरे तरीके से गिरफ्त में कर दिया गया है कि वो, मेरा ख्याल है कि ओपन होकर ना कि इंटरनेशनल पॉलिसीज के ऊपर बहुत एहतियात से काम ले रहे हैं, बल्कि इसको कहना चाहिए बड़ी मुनाफकत से काम ले रहे हैं। कई जगह पर आप चाहते हुए भी कोई बयान नहीं दे सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते, और कई जगह पर आप उसकी मुखालफत भी नहीं कर सकते। तो देखिए, पाकिस्तान से ऑलरेडी सियासी हालात पाकिस्तान के मुनासिब नहीं लग रहे हैं। एक हुकूमत जिसके जो अवाम सोचती है कि जिसका मैंडेट नहीं था वो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। और जो माशी हालात हैं वो इस कदर खराब है कि अवाम का जीना दोभर हो चुका है महंगाई से। सर वे आउट क्या है शाह साहब, ये बताएं ना। ये तो आप वो बात बता रहे हैं जो हम सब जानते हैं, इसका वे आउट बताएं, क्या पाकिस्तान कर सकता है इसमें? मेरी कौन सुनेगा या आपकी कौन सुनेगा? वे आउट कौन सुन देगा? वे आउट तो वो देंगे जो हुकूमत में बैठे उनके। सर तो हुकूमत का वे आउट तो यही है कि पेट्रोल पे 100 रुपये बढ़ा दो, बिजली के निर्ख में इजाफा कर दो, गैस के निर्ख में इजाफा कर दो। ये तो कोई वे आउट ना हुआ। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रीज बंद होने के कगार पे आ चुकी हैं। इंडस्ट्रीज के ऊपर फॉर सेल का बोर्ड लग चुका है। वे आउट देख रहे हैं, वो वे आया कहाँ से है? हुकूमत ने कौन से ऐसे मंसूबे लगाए हैं जहां से जो है आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई? हुकूमतों ने कौन सा ऐसा वक्त गुजारा जहां पर आपका मुल्क जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री तरक्की कर गई? हुकूमत में तो हमेशा से इसी तरह करते आए हैं कि अवाम के ऊपर बोझ डाल दो, पेट्रोल महंगा कर दो, बिजली महंगा कर दो। तो सर ये कोई नई बात तो ना हुई ना, ये तो कोई नई बात ना हुई। जदीद दौर के तकाजे ये तो नहीं कहते अब। नहीं तो आप समझते हैं कि इस हुकूमत के पास कोई ऐसी ठोस हिकमत अमली है कि पाकिस्तान रातों रात तरक्की कर जाएगा? ये इलेक्शन से पहले की बातें होती हैं मुनीर साहब, इलेक्शन के बाद किसी को ख्याल नहीं होता। लेकिन शाह साहब मुझे एक बात समझा देना। ये अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ आग लगी हुई पूरी दुनिया में, रशिया पूरी दुनिया की आंखों में आंख डाल के सुपर पावर्स को बता रहा है कि वो जंग के लिए तैयार है। वो कहता है कि अगर हम पे हमला हुआ हम उसका जवाब देंगे, उसमें चाहे कोई भी मुल्क मुलव्वस हो, कोई भी आलमी ताकत मुलव्वस हो, हम उसका जवाब देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक आलमी जंग हमारे दहाने पे खड़ी है और हम उसके लिए तैयार नहीं है।
कल को ये जंग बढ़ जाती है, इंटरनेशनली कोई ग्लोबली कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है, पाकिस्तान तो कमजोर है माशी तौर पे, हम किसी तौर पे अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस वक्त मुल्क में तो छोड़े, दुनिया में कहीं अदम इस्तेकाम हो। देखिए, हम बहुत कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। हम तजारत अफोर्ड नहीं कर सकते, हम एक्सपोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, हम सियासी गैर इस्तेकाम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम माशी हालात अपने अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब हम कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त, इसलिए कि जब तक आप एक मजबूत सियासी सेटअप नहीं लेकर आ सकते, जब तक आप एक मजबूत ऐसी गवर्नमेंट जिसको इंटरनेशनली सुना जाए, उस वक्त तक जब तक आप लेकर नहीं आ सकते, आपकी खारजा पॉलिसी किस तरह मेंटेन हो रही है, आपकी दाखिला पॉलिसी किस तरह मेंटेन हो रही है, और क्या अवाम आपकी कारकर्दगी से और आपसे। सर खारजा पॉलिसी हो रही है ना मेंटेन। शाह साहब, आपके वजीर खारजा इसहाक डार साहब कह रहे हैं हमें हिंदुस्तान से तिजारत के दरवाजे खोलने होंगे, हिंदुस्तान लाख मना करे हम दरवाजे खोलेंगे। हम आपके साथ तजारत नहीं करना चाहते। देखें, बात यह है कि एक होता है कि आप एक बयान खाली जारी कर दें, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज के साथ चीजें बहुत डिफरेंट नजर आ रही हैं। मुकीम साहब, आप इस पे ऐड जरूर कीजिएगा। मैं चाहूंगा कि ये बताएं ना, इस वक्त इतना कुछ हो रहा है दुनिया में और इतनी रैपिड हो रहा है, पाकिस्तान आज भी हिंदुस्तान से तिजारत करनी है ना करनी है इसके ऊपर क्लियर नहीं है। आपके वजीर खारजा कोई पॉलिसी नहीं दे पाते, फिर वो आते हैं और एक बयान दे देते हैं जिसके बारे में कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होता। शायद उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को नहीं पता होता कि वो इस तरह का कोई बयान दे देंगे। वजारत खारजा एक अलग मामला चला रही है, खुद वजीर खारजा अलग मामला चला रहे हैं। क्या हम क्या निकालना चाह रहे हैं इस सारे सिचुएशन से? ये मैं एक मिनट आपके जवाब से पहले मुकीम भाई एक तरह मुनीर साहब से कहना चाहता हूँ, ये मुझे ये तो समझा दे कौन किस किस वजारत पे बैठा है और वो उस वजारत का काम भी कर रहा है या नहीं। सर ये मुकीम साहब मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर इलैबोरेट कर देंगे। ओके, देखिए, ये इंडिया के साथ तिजारत जो है मियां नवाज शरीफ का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। पहले भी वो क्या कहते हैं, उनके वजीर आजम आए थे, उन्हें लाहौर में जियाफत दी गई थी शाही किले में, तो वो आपके सामने है, वो उसके हामी हैं तिजारत के। तो ये एक लिटमस टेस्ट हुआ है, उन्होंने लिटमस टेस्ट किया इसहाक डार साहब ने, और हामी क्यों है ये भी तो राज की बात बता दें। नहीं, मेरे पास ऐसा कोई राज नहीं है, वो आपके पास है। नहीं, वो राज तो फिर चले, फिर वो फिर मामला अलग हो जाएगा। मुकीम साहब आपकी आवाज नहीं आ पा रही, काइंडली जी मुकीम साहब। जी मुनीर भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। उन्होंने अंदाजा हो जाए। अब मसला में ये दरपेश है कि अभी तक तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट कोई कल्चरल एक्टिविटी पर खुश नहीं थी। अब देखना यह है कि जो हालिया क़यादत है वो इस पर क्या रद्द-ए-अमल का इजहार करती है। अब आपके सामने है कि टेक्सटाइल के इंग्रेडिएंट्स और फार्मास्यूटिकल के इंग्रेडिएंट्स, बुरे वक्तों में भी उसके लिए बॉर्डर खोला गया और वहां से सप्लाई ली गई, खासतौर पर फार्मास्यूटिकल के लिए। और अब भी यही कुछ हो रहा है जिसका हवाला इसहाक डार साहब ने दिया। वो एक रियल बात है कि वो दुबई और सिंगापुर से इंडिया से माल जो है वो री एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब मतलब तिजारत किसी न किसी शक्ल में हो रही है, चाहे वो गैर दस्तावेजी तरीके से हो रही है, गैर रिवायती तरीके से हो रही है। लेकिन मुकीम साहब, अगर एक सामने मुल्क आपके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं, उनके वजीर खारजा 2 दिन पहले ये बयान देते हैं कि हमें पाकिस्तान से जंग की जरूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग या वो लोग जो एक वक्त में हिंदुस्तान जिसको क्लेम करता है वो उनका हिस्सा था, वो खुद आके जल्द हमसे मिल जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के माश के हालात ठीक नहीं। उस मुल्क से हम तिजारत की बात कर रहे हैं, हम उस मुल्क से तवक्को कर रहे हैं कि वो हमारे साथ तिजारत करेंगे, हमारी मईशत को भी मजबूत करेंगे। अच्छा, इसकी वजह यह है कि वहां पे अब अप्रैल से इंतखाबात का आगाज हो जाएगा। कौमी इंतखाबात जो हैं हिंदुस्तान के, वो शुरू हो जाएंगे।
और ये ऐसा लग रहा है कि वो नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इलेक्शन जीत जाएंगे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, यही तजियाकार और उनका मीडिया बता रहा है। तो सही। ये जो टोन है ना, ये वाली जो टोन है कि हम बात नहीं करते, ये माह जून के बाद किसी वक्त देखिएगा कि ये कैसे बदलेगी। सही। ये इस वक्त इंतखाबी बुखार है, इस दौरान में वो नरमी दिखा के वो एंटी नहीं, मुस्लिम। क्या होगा? मई जून में क्या हो जाएगा? जून के बाद उनकी टोन देखिएगा, यानी अगर आफ्टर उन्होंने इलेक्शन। बातचीत का मूड हुआ, उनकी बातचीत का मूड हुआ, क्योंकि इलेक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, ये जी। इलेक्शन फेज तो शुरू हो गया होगा। ये देखिए, मैं सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ कि साथ साथ हमारे नाजरीन को भी फायदा पहुंचता रहे, मुझे ये भी तो समझाएं ना, ये हमारी कमजोर खारजा पॉलिसियों की वजह है ना, ये भी तो समझाएं आप। देखिए उस देखिए कमजोरी भी अपनी जगह है, लेकिन एक इशू जो है वो कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे का है, जी। जिसके ऊपर पाकिस्तान ने स्टैंड लिया हुआ है। मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान की कमजोरी है या पाकिस्तान की जरूरत है, अगर हम तिजारत करेंगे तो भला उनका भी होगा। तो ये थोड़ी है कि मतलब हमें चीज मिल जाएगी कोई सस्ती, लेकिन वो तो तो उनकी उन्हें अफगानिस्तान चीज से मिल कर जाएगी। रहे हैं ना जी तजारत। मैं शाह साहब मैं इसके ऊपर आता हूं, लेकिन लेकिन मुकीम साहब एक एक चीज और भी है। जब हम तिजारत की बात करते हैं या ट्रेड की बात करते हैं, एक और बड़ा मंसूबा जो एक सियासत के नजर होने जा रहा है या आलमी ताकतों के नजर होने जा रहा है, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन की बात करें, अमेरिका ने उसके ऊपर दो टोक अपना मौकफ दे दिया। वही ईरान इराक के साथ तिजारत कर सकता है, वही ईरान हिंदुस्तान के साथ तिजारत कर सकता है, वही ईरान की चाबहार पोर्ट हिंदुस्तान बना सकता है, लेकिन पाकिस्तान पड़ोस में होने के बावजूद वहां से गैस नहीं ले सकता। ये कौन सा दौरा मयार है दुनिया का? देखें जी, उसको तो मतलब इसमें कोई शक नहीं है, वो दोहरा मेयार है। प्रॉब्लम ये है कि हम मुआहिदा करते हुए ये नहीं सोचते कि हम किस चीज पे साइन कर रहे हैं। जी। मैं मुआहिदे के हक में हूं, लेकिन ये है कि उसके रास्ते के कांटे भी तो किसी अरस्तू या अफलातून ने हटाने थे ना पहले। जब आपको पता है कि वो सारी दुनिया हमारे खिलाफ है, वो पाकिस्तान को ईरान के साथ कोई मंसूबा जारी रखने की इजाजत नहीं देंगे, तो आपको पहले वहां से नोट लेनी चाहिए थी। हम्म। अब यानी जो डिप्लोमेटिक तरीका होता है, अब ये नहीं मैं, लेकिन यह है कि अब क्या हम टार्जन है कि सारी दुनिया को हम आगे लगा लेंगे। वक्त की नजाकत को भी समझना चाहिए और मौके की मुनासबत को भी देखना चाहिए। शाह साहब मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप जरूर ऐड करें। ये पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा एक बार फिर शह सुर्खियों की जद में आया हुआ है। क्या मसला है? पाकिस्तान क्यों नहीं अपने पैरों पे खड़ा हो पा रहा? क्या मसला है कि हम अपने फैसलों में खुद मुख्तार नहीं हैं? हम ही नहीं कुछ कर पा रहे, पूरी दुनिया सब कुछ कर लेती है, हमें इजाजत लेनी पड़ जाती है। देखें, इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जिस वक्त यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू हुई थी और दुनिया के अंदर एकदम तेल की खरीदारी रशिया के साथ शुरू हो गई थी तमाम ममालिक की, एग्जैक्टली। तो सबसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो इस रीजन के अंदर, एशिया के अंदर, ठीक है ना, वो भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर यूएसए था। जी। उसके बावजूद उन्होंने अपनी इतनी मजबूत खारजा पॉलिसी थी कि उन्होंने न सिर्फ ये कि रशिया से ऑयल भी लिया, बल्कि अब इस खित्ते के छोटे ममालिक को वो ऑयल सप्लाई भी कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके सियासी सेटअप के अंदर कितने स्ट्रांग लोग बैठे हुए हैं जो अपने मुल्क का फायदा देखने के लिए अपनी खारजा पॉलिसी को बिल्कुल एक एलानिया के तौर पे यूज करते हैं और अपनी ताकत के जोर पे यूज करते हैं। लेकिन जिस हम मुल्क के मफादात को आप सामने रखकर फैसला करते हैं कि हमारे लिए ये बेहतर है, तो उस वक्त फिर आप दो टोक होकर फैसला करते हैं कि देखें ये हमारे मुल्क की इकोनॉमी के लिए बेहतर है। सर ये फैसला हम क्यों नहीं कर पा रहे? ये फैसला बाकी ममालिक कर जाते हैं, हम नहीं कर पाते। इराक अगर ईरान से गैस मुआहिदा कर सकता है तो पाकिस्तान में क्या मसला है? हमने ये जो मुआहिदा आज तो नहीं किया, ये प्रोजेक्ट आज तो शुरू नहीं किया। पाकिस्तान का मसला है पाकिस्तान के माशी हालात। जब हम्म। आपके माशी हालात सही ना होंगे, जब आपका अपना इंटरनल एक रेवेन्यू आने का सिलसिला नहीं होगा, इंडस्ट्रीज जो है वो बिल्कुल की वजह से
साहब जो है वो टैक्सेस इस तरह अफोर्ड कर रहे हैं, तो वो आपको जो है ना वो रेट ही नहीं भरा खाता। और अगर आप एक्सपोर्ट पर जाते हैं तो एक्सपोर्ट के काबिल है नहीं, आपकी प्रोडक्शन ही नहीं होती। एनर्जी के हमारे मुल्क के अंदर प्रॉब्लम है। शाह साहब ये बताएं कि जो अब आप बात कर रहे हैं, ये जो सारी गुफ्तगू ठीक है, अब उसको समराइज करते हैं ना। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे अंदरूनी मामलात हमारे खुद के हाथ में नहीं, दूसरी तरफ एक आलमी सूरत हाल जो डेवलप हो रही है, कहाँ पे हम खड़े हैं मुझे ये बता दें, इसका क्या वे आउट है, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस रह गए हैं? क्या पाकिस्तान में अब हम क़यादत की तब्दीली की बात कर रहे थे, वो हो गई, इलेक्शंस की बात कर रहे थे, वो हो गए, बजट अब आ जाएगा उसके वो भी शायद पास हो जाएगा, लेकिन क्या ये सूरत हाल ऐसी ही चलती रहेगी, इसके बाद कुछ और भी है पाकिस्तान के पास? ये आपके ख्याल से क़यादत की जो तब्दीली हुई है ये सही हुई है? सर मेरा और आपका ख्याल मैटर करता है यहाँ पे? नहीं, मैटर करना चाहिए ना, हम अवाम है ना। क्या आप समझते हैं कि ये वही हुकूमत है जिसको अवाम ने वोट देकर मुंतखब किया? लेकिन शाह साहब अगर क्या कोई दूसरी हुकूमत होती तो आपको लगता है सूरत हाल फर्क होती? सर देखें, बोल्ड डिसीजन लेने के लिए सूरत हाल फर्क होना जरूरी नहीं है। सिर्फ एक आप डिसाइड कर लें कि आपने अपने मुल्क को जो है ना, मुल्क के लिए जो है ना बोलना है, तो फिर आप डिसाइड करें। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आप पहले एक बोल्ड स्टैंड तो लेना शुरू करें ना। आप उधर की भी सोचते हैं, आप अपनी भी सोचते हैं, आप मतलब वो जब तक आप एक भरपूर स्टैंड नहीं लेंगे, आप स्टैंड लेकर खड़े हो जाए ना, देखें फिर अल्लाह। सर क्या स्टैंड लें, एक मुझे आप बताएं शाह साहब, आप बोलें स्टैंड लें। इस वक्त अमेरिका में जो सेनेट वहाँ पे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की एक ब्रीफिंग होती है, उसमें पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर बात होती है, वहाँ पे एक सवालिया निशान है, वहाँ पे हमारे इंटरनल जो मामलात हैं, हमारी कमजोरियों की वजह से बात होती है ना, हमारे सियासी सेटअप की कमजोरियों की वजह से बात होती है। जब आप करप्ट लोगों को लाकर बिठा देंगे सीटों पर तो फिर बातें होंगी। जब आपका किरदार बेदाग होता है तो फिर आपके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। सर वे आउट क्या है, मुझे ये बताएं, वे आउट क्या है? इत्तलात ये है कि पीपल्स पार्टी के भी कुछ इस हवाले से इख्तलाफात हैं। वजीर खारजा जो सागदार साहब को बनाया गया है और जो स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं बतौर वजीर खारजा, पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से नाला है कुछ। देखें, ये सेटअप कोई ज्यादा अरसा लंबा चलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ना हुकूमत के पास कोई माशी पॉलिसी है, ना हुकूमत के पास कोई खारजा पॉलिसी है। हुकूमत बस दिन गुजार रही है। अभी आईएमएफ के साथ आपका ये किस्त का मामला है, उसके बाद आपने आईएमएफ के साथ एक नए प्रोग्राम पे जाना है, तो चीजें इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही। और ये एक चीज़ और बताएं शाह साहब वाइंड अप करने के लिए, इत्तलात ये हैं कि अब गालिबन अगले कुछ अरसे में जलसे जुलूस एहतजाजी तहरीक भी पाकिस्तान में शुरू हो सकती है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ को जलसे की भी इजाज़त मिल चुकी है। JUI एक तरफ एक बड़े लॉन्ग मार्च और जलसों की बात कर रही है। अगर यही सारा कुछ होता रहा और हम देख रहे हैं ग्लोबली जो कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तान की क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है? जी शाह साहब। देखिए, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि शायद अभी जो हालात आने वाले हैं इसके अंदर सियासी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि एक जमात को ये महसूस होता है कि उसके साथ इंसाफ नहीं किया गया और सियासत इस वक्त इक़्तिदार में उनका हक था कि वो जाते, लेकिन मतलब ये सियासी गहमा गहमी, फिर ये माशी हालात, ये सारी ऐसे लग रहा है कि ईद के बाद हम फिर एक ड्रामाई सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर जाने वाले हैं। और अगर ये शाह साहब ये जो ड्रामाई सूरत हाल, इसमें अगर मजीद इजाफा हुआ और हम देखें कि एहतजाज जलसे जुलूस तवातुर से हुए, तो ये हुकूमत के लिए कितना मुश्किल होगा कि एक तो हुकूमती मामलात संभाले और फिर पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनके लिए कितना मुश्किल होगा कि उन चैलेंजेस को पूरा किया जाए। देखिए, पाकिस्तान के लिए इस वक्त मैं समझता हूँ कि इंतहाई सोच समझ के तमाम जो है वो मामलात को हैंडल करने की जरूरत है। वजह यह है कि आपके खित्ते की जो मौजूदा सूरत हाल है वो एक जंग की तरफ जा रही है। खित्ते में अभी आपको एनर्जी के लिए तेल का बहरान भी हो सकता है। खित्ते में यहाँ पे एक बहुत बड़ा फूड सिक्योरिटी भी एक बड़ा मामला है शाह साहब। जी, आपकी वाटर सिक्योरिटी, आपकी फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मामला आ रहा है। तो मतलब वो चीजें ऐसे नजर आ रही है कि हर मुल्क तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारे यही फैसला नहीं हो रहा। ये फार्म 45 क्या था। शाह साहब एक चीज आखिरी बता दें, हम देख रहे थे कि पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम था उसके ऊपर हिंदुस्तान ने तो बहुत सारे डैम्स बना दिए, वहाँ से पाकिस्तान का वाटर फ्लो भी काफ़ी हद तक कम हो गया।
पाकिस्तान में जब डैम्स बनाने की बात होती है, यहाँ पे चाइनीज़ इंजीनियर्स को निशाना बनाया जाता है। ये चाइनीज़ इंजीनियर को निशाना बनाने में जो सबसे अहम जो किरदार है वो हमें सबको पता है कि वो कौन सी कुव्वत है और कौन बेनिफिशरी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज क्यों इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं करती? हम देखते हैं कि अफगानिस्तान से कोई कार्रवाई होती है तो अब हम जवाब देते हैं, बड़ा तगड़ा जवाब देते हैं। ईरान से भी हमने जवाब दिया जब ईरान से कोई चीज़ हुई। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं कि ईस्टर्न साइड ऑफ द बॉर्डर से अगर कुछ होता है तो हम उस तरह का जवाब नहीं दे पाए आज तक। देखें, जवाब तो हम दे पाते हैं, लेकिन आपको पता है वो दुश्मन है बहुत, उसके आदमी वो अच्छा होगा। तो एक अच्छा मुल्क है जो एक अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है तो उसके दुश्मन भी बहुत हैं, क्योंकि हम दुनिया के अंदर वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत हैं। तो सबकी नजरें हमारे ऊपर ही है कि हम इतना उठ ना सके, हम माशी तौर पे इतने अपने पैरों पर ना खड़े हो सके, हम दिफाई तौर पे इतने मजबूत ना हो सके, हम सियासी तौर पे हमेशा अदम इस्तेकाम का शिकार रहे। तो ये बेसिकली तमाम वो अवामिल हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इन हालात में खड़ा हुआ है। तो अभी पाकिस्तान को संभालने की भी जरूरत है। पाकिस्तान के इस वक्त जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो भी आप देख लें कि काफी परेशान कुन होते जा रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दहशतगर्दी भी हुई है और सरहदी हालात भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर अभी बहुत सख्त जरूरत है कि तमाम जमातें भी बैठे, तमाम कुव्वतें भी बैठे, तमाम इदारे भी बैठे। मुकीम साहब लास्ट कमेंट प्लीज, ये जो बहुत ही मजबूत किस्म की जी बिल्कुल सही मुकीम साहब, लास्ट कमेंट, ये जो मामला है पाकिस्तान इस सब में क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए? इंटरनली जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, कितना बड़ा चैलेंज होने जा रहा है आगे चल के सारे मामलात को देखना, क्योंकि ग्लोबली हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन है, ग्लोबली महंगाई है, असरात पाकिस्तान पर हैं और काफी ज्यादा हैं। पहले तो हमें अपने अंदरूनी मामला दुरुस्त करने पड़ेंगे और ये जो सियासी पोलराइजेशन है इसका खात्मा करना पड़ेगा। उसके बगैर मुआशी इंजन आगे नहीं चलेगा। फिर हमारे जो तीनों बॉर्डर हैं वो तीनों पुरसकून नहीं है। ना हमें इंडिया से ठंडी हवा आती है, ना अफगानिस्तान हमसे राजी है, ना ईरान वाले खुश हैं। तो हमें यह है कि वन बाई वन ये हमारे चाहे हैं, उनके साथ सूरत हाल को इम्प्रूव करना पड़ेगा और केस टू केस बेसिस पे। मुकीम साहब, ये जो इंटरनल बबल एक बनता जा रहा है जो कि बहुत हर रोज सीवियर होता जा रहा है, ये कितना अलार्मिंग हो चुका है पाकिस्तान में इस वक्त? देखिए जी, अब 25 अप्रैल से मौलाना साहब बाहर आ रहे हैं, पीटीआई वो पहले ही सड़कों पे है तकरीबन। बाकी सर जो इदारों में जो एक अदम एतमाद आ चुका है, जिसकी एक झलक हमने कल रात देखी कि किस तरीके से 6 जजेस ने एक खत लिख दिया, ये जो सारा कुछ एक बबल क्रिएट हो रहा है, ये कहां पे जाके एंड होगा? ये एंड तो कोई गैब का नहीं बता, जानने वाला ही बता सकता है। मैं तो सिर्फ ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि मतलब मुश्किलात बढ़ रही है। अब उसमें गुजारिश ये है कि ये 6 जजेस का खत है, ये एक बॉम्बशेल से कम नहीं है कि ये इतनी बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है जो इससे कम से कम मेरी नज़र से नहीं जी। यानी हम कहते थे, हम सुनते थे कि फलां आया, किसी जज को मिल के चला गया, पिछले दरवाजे से फलां को आते या जाते हुए देखा। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी वाला मामला आया, उन्होंने बाकायदा तौर पे नाम लिए। अब मसला यहाँ पे ये आ गया कि ये चीज़ जो है ओपन हो गई है और 6 जजों ने जो लिख के भेज दिया वो सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर भी आ गया। उन्होंने जुडिशल काउंसिल को भी लिख दिया और चीफ जस्टिस को भी कहा है कि जनाब आप भी कुछ करें। दूसरी तरफ जो है बार काउंसिल्स वो तो एक पाँव भी खड़ी होती हैं, अल्लाह के फजल से वो भी बाहर आ गए कि जी हम जो है इन जजों के साथ हैं। तो अब ये है कि तंदूर गर्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। एट द एंड अल्टीमेट मुकीम साहब, इसका जो खमियाजा है वो, मैं गलत नहीं हूं तो हुकूमत वक्त को भुगतना पड़ेगा। ये सारा मलबा, ये सारा बोझ हुकूमत वक्त पे जाएगा। कुछ भी नहीं होता, मतलब हुकूमतों को क्या होना है? हुकूमतों में जो लोग हैं वो अगर अपोजिशन में भी बैठे तो तब भी उनकी मराद कम नहीं होंगी। अब मसला तो गरीब अवाम का है सही कि वो तरफ ये है कि IMF की चक्की के अंदर उसका सर आया हुआ है, वो उसको बारीक से बारीक पीसेगा और बाकी जो है इनके नामा माल वो भी हमारे खाते में आने वाले हैं सारे। कर्जे किसी ने लिए, सूद हमारी औलादें चुकाएंगी।
बिल्कुल ठीक मुकीम साहब, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा। मुकीम साहब आपका और रिजवान साहब शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने प्रोग्राम में जो गुफ्तगू की, जो अपने राय का इजहार किया, यकीन तौर पे ये पाकिस्तान के लिए एक हसास मामला है और पाकिस्तान इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंटरनली मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान को इंटरनली अपने सारे मामलात को सही करना होगा, तभी हम इंटरनेशनली जो ग्लोबली जो चैलेंज हैं उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो सकेंगे। आज के लिए फिलहाल नहीं, आज के लिए अपने मेज़बान उनकी इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।